वेलकम सर, आपकी स्पार्क सर्विस के बाद रेडी है। आप मेरे पापा से पैसे नहीं लोगे? नहीं बेटा। सच्ची? सच्ची मुच्ची, हम आपके पापा से पैसे नहीं लेंगे। जी हाँ, शेवरले प्रॉमिस के साथ 3 साल तक आपकी स्पार्क पर किसी भी तरह का मेंटेनेंस या सर्विस खर्च नहीं, यानी हर ड्राइव हैप्पी ड्राइव। संयोग है कि इस वक्त एविएशन, भारत के एविएशन के इतिहास में इस मुकाम पर आप खड़े हैं एक मंत्री के रूप में। आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक ऑर्डिनरी सरकारी तरीके से हैंडल करना और एक रिफॉर्मिस्ट की तरह से प्रो कंज्यूमर, प्रो टैक्स पेयर, प्रो पैसेंजर के तौर पर हैंडल करना। चैलेंज पॉलिटिकल चैलेंज अजीत सिंह जी के लिए है। और कोएलिशन पॉलिटिक्स में अच्छी बात यह होती है कि सरकार का बहुमत जो होगा, कैबिनेट में होगा, वो लागू होगा। लेकिन आपकी पोजीशन क्या है? आपकी पोजीशन में 3 चीज़ों पर जानना चाहता हूँ। आप अभी इसको पूरी तरह से प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथों में हैंडओवर करने के पक्ष में हैं, आप खुद चलाना चाहते हैं, आप इसको बंद करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये इतने सवाल इतने आसान नहीं है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री चलाना सरकार के लिए आसान काम नहीं है, ये मैं मानूंगा। क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो कल्चर होनी चाहिए वो है कस्टमर इज किंग, और गवर्नमेंट सेक्टर में वो उस कल्चर नहीं है। लेकिन साथ ही ये भी है कि ये दोनों कंपनियां पहले भी पीएसयू थी गवर्नमेंट की, तब सक्सेसफुल चल रही थी। तो खाली ये इशू नहीं है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और आप देखेंगे प्राइवेट कंपनी जिसको प्रोफेशनल चला रहे हैं वो भी फेल हुई हैं, कई हिंदुस्तान में ही फेल हो रही हैं। तो ये इशू इतना सिंपल नहीं है कि आप एक सीएमडी ले आइए या कॉमर्शियल डायरेक्टर या सीओओ कोई प्रोफेशनल ले आइए, क्योंकि जो सरकार चला रही है, जो पीएसयू है, इनकी टोटल कल्चर फर्क है। इनके यहाँ आपको किसी को रिवार्ड करना है, किसी एम्प्लॉय को किसी को ट्रांसफर करना है, उसके लिए बड़े भारी प्रोसीजर्स हैं। तो इसलिए एक दो आप सोच रहे हैं कि एक आप ले आइए सीएमडी प्रोफेशनल ले आइए, उससे पूरी परिस्थिति बदल जाएगी, वो सही नहीं है। और ये भी सही नहीं है कहना कि सरकार पीएसयूज को सक्सेसफुली नहीं चला सकती है। आज भी बहुत पीएसयू सरकार सक्सेसफुली चला रही है। सर बिल्कुल सही है, सरकारी बैंक अच्छे से चल रहे हैं, बहुत सारे पीएसयूज अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन एयर इंडिया एक अलग किस्म का केस है। किंगफिशर का अगर आप जिक्र कर रहे हैं इस इशारे से कि सिर्फ अच्छे प्राइवेट प्रोफेशनल मैनेजमेंट से नहीं चलता, तो वो भी सही है। सवाल ये है कि 40,000 करोड़ का कर्जा बैंक दे करके बैठे हैं, उनकी वो डेट है, उसको इक्विटी में बदलने का एक सुझाव है, और बैंकों के भरोसे छोड़ दें, वो इसको सोचे कि उनको कैसे चलाना है। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप सोचते हैं कि बैंकर्स एयरलाइन को चला सकते हैं आराम से, लेकिन कम से कम वो जो आप कह रहे हो सरकारी बैंक से, लेकिन नहीं, देखिए प्रॉब्लम वो नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि एक तो पूरी एविएशन सेक्टर इस समय प्रॉब्लम्स में जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो कंटिन्यूअसली पिछले 5-6 साल से अभी इतना पैसा दे दो, फिर इतना पैसा दे दो, पहली बार एक टर्न अराउंड प्लान बनाया है। उसमें हमने टाइम लाइन्स रखी हैं, चेक पॉइंट्स रखे हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स तय किए हैं। हम 30,000 करोड़ एक बार में खर्चा नहीं करने वाले हैं वहाँ पे, या इनको देने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इसमें एक संभावना मैं मानता हूँ, अगर एम्प्लॉयज को ऑपरेट करें, अगर वो इस समझें कि ये एयरलाइन नहीं चली तो उनकी नौकरी भी जाएगी। आज लगता है कि ये पायलट्स वगैरह ये सोचते हैं कि एयर इंडिया में कुछ भी होता रहे, उनको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एयर इंडिया अगर फेल होगी तो इन सबको भी, इनके सबके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, ये इनको समझने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि एयर इंडिया अगर ये और बुरा हाल होगा तो इनके नौकरी का सवाल है। सर आपने जो लाइन ली है उसको देखते हुए उसका लॉजिकल आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि भाई आप यू मस्ट फॉल इन लाइन। आप कर्मचारियों से या तो संवाद करके उनका मन जीतते हैं, उनका विश्वास हासिल करते हैं, एक तरीका वो होता है। दूसरा ये कि कुछ लोगों को सबक सिखा दिया जाए, उनको ठीक से पनिश करके, ताकि मैसेज चला जाए पूरे कर्मचारी वर्ग को कि दे हैव टू फॉल इन लाइन। आप ये दूसरे वाला रास्ता आधा अपना चुके हैं, आगे पूरा करेंगे क्या? नहीं, पहली ये बात नहीं है कि हमने वो रास्ता अपना रखा है। संवाद, हम तो बार बार कह रहे हैं कि उनको हमसे बात करनी चाहिए। नहीं, सैकिंग को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं, सैकिंग करके बड़ा अच्छा किया आपने। हाँ, एयरलाइन मैनेजमेंट से उन्होंने बात की, उसके आगे उन्होंने बात नहीं की। हम तो अब भी कह रहे हैं कि आप इलीगल स्ट्राइक बंद कीजिए, जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं बात कीजिए। जी, दूसरी बात यह है लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब बात होगी तो कहीं ना कहीं आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि एयरलाइन को जो इतना लॉस हुआ
जो पैसेंजर्स आपके और जो पोटेंशियल पैसेंजर्स हैं जो इतने आपसे नाराज हुए, जो एयर इंडिया की क्रेडिबिलिटी जो धीमे धीमे बन रही थी पिछले 3 महीने में, जो उनकी रेवेन्यू बढ़ी थी, जो उनका प्लेन यूसेज बढ़ा था, जो उनकी यील्ड बढ़ी थी, ऑन टाइम परफॉर्मेंस बढ़ी थी, उसको आपने जो जेपरडाइज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो ये पायलट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे उनको कहीं ना कहीं इन इश्यूज पे भी बात करनी होगी। सर, आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही। दरअसल हम लोगों में जो सड़क पर चलते हुए आम यात्री में बात होती है वो बताता हूं। उनको शक ये है, जो आपने भी कहा कि पीक सीजन में ऐसा करके गलत कर रहे हैं, शक ये है कि एक कॉन्स्पिरेसी है जो कई बरस से चल रही है कि पहले प्राइवेट एयरलाइन के लिए जगह बनाने के लिए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में तकलीफें पैदा करो, इनके अच्छे वाले मुनाफे वाले रूट बंद करवाओ, इनके पार्किंग बे तक पीछे सरका करके दे दो, इनके ऑन टाइम पंक्चुअलिटी का हिसाब मत रखो, और जब सीजन आता है धंधा चलाने का तो हड़ताल कर दो। आपको लगता है कि दरअसल एयर इंडिया को मारने की जो सरकार के बाहर की शक्तियां हैं वो बहुत सफलतापूर्वक ये काम सीजनल ढंग से हर साल कर रही हैं? देखिए, सरकार इस बात में बहुत बिल्कुल उनका मन बिल्कुल बना रखा है कि एयर इंडिया को अगर सरवाइव करना है तो इनको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। अगर एयर इंडिया को सरवाइव करना है तो इनको अपनी कॉस्ट इंडस्ट्री नॉर्म्स के लेवल पे ही लानी पड़ेंगी। और जिस तरह हमने अभी जो बायलेटरल्स की पॉलिसी बनाई है उसमें हमने प्राइवेट कंपनीज को भी अलाउ किया है, ग्रो करने का मौका दिया है। और मैं फिर आपको बता दूं, जो लोग कुछ कह रहे हैं कि हम एयर इंडिया के खिलाफ है ये चीज़, एयर इंडिया को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन उनके पास प्लेन नहीं है तो हम उनके लिए रोक के रखें अगले 3 साल वो रूट्स, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब उनके प्लेन आ जाएंगे तब तक ट्रैफिक इतनी बढ़ जाएगी कि उनको मौका मिलेगा। तो इसलिए हमने जो ये पॉलिसीज कुछ बनाई है, और एक हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक हब बने एविएशन सेक्टर का। हमारी जो ज्योग्राफी है, जो हमारी जनसंख्या है, जो मिडिल क्लास बढ़ रही है, जो हमारा ट्रेड है दूसरी कंट्रीज से, यहाँ हब बनेगा तभी यहाँ एविएशन सेक्टर बढ़ सकता है। उसके लिए हमें कनेक्टिविटी बढ़ानी है, हमें उसमें बायलेटरल्स पे फिर से हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये बहुत सी पॉलिसीज हैं। और जब हम एफडीआई में एयरलाइन कंपनीज को अलाउ करने की बात कह रहे हैं, वो भी यही है कि देखिए, जो एयरलाइन बड़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, एयरलाइन बड़ी डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, इनमें उनका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस काम आएगा, इसमें उनका जो वाइड स्प्रेड नेटवर्क है उससे मदद मिलेगी। जितनी ज़्यादा एयरलाइन यहाँ आएंगी, जितनी ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक बढ़ेगी, तभी ये सेक्टर प्रोग्रेस कर सकता है। तो जो पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, जो आप इश्यूज उठा रहे हैं, वो सब ध्यान में है।